नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। शाम को 6 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कल लोकसभा से भोजन की गारंटी को हरी झंडी मिली और आज डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। जानकार मान रहे हैं कि भोजन गारंटी के फैसले ने बाजार को हिला दिया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी फायदे के लिए सरकार देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या भोजन की गारंटी के लिए ये वक्त सही था और क्या सरकार ने इसमें देरी नहीं कर दी। That the bill as amended be passed. Those in favour may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill as amended is passed. सोमवार की रात भोजन की गारंटी वाला बिल लोकसभा से पास हुआ तो मंगलवार की सुबह रुपए ने गिरने का नया रिकॉर्ड बना दिया। डॉलर के मुकाबले रुपया 66 के आंकड़े को छू गया। सेंसेक्स भी 600 अंक तक गिर गया। सोना भी नया रिकॉर्ड बनाने को बेताब है। मतलब ये कि सरकार जो वादों का इंजेक्शन दे रही है उससे अर्थव्यवस्था की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अब वित्त मंत्री को लग रहा है इन सब के पीछे घरेलू कारण भी हैं। There are not only external factors, there are domestic factors. I mean, how can anyone ignore the domestic factors? There are domestic factors. One of the domestic factors is that we allowed the fiscal deficit to be breached and we allowed the current account deficit to swell because of certain decisions that we took during the period 2009 to 2011. It brought us growth, it stabilized the economy. जब इन्होंने कहा कि 2008-9 में हम फिस्कल एक्सपेंशन करेंगे, उस समय भी हमारे जैसे लोगों ने कहा मत करो, गलत है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मत करो। इन्होंने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि 2009 का चुनाव इनके सर पर नाच रहा। जो आज की क्राइसिस है उसका बीज बोया गया था 2008-9 में, जब इन्होंने हर तरह के डेफिसिट को बढ़ा दिया। सरकार भरोसा दे रही है लेकिन अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट ही नहीं रही। जनवरी मार्च की विकास दर 4.8% रही, जो 10 साल में सबसे कम थी। जुलाई में महंगाई दर बढ़कर 5.79% हो गई। जून में ये 4.86% थी। खाने पीने की चीजों की जुलाई में महंगाई दर 11.91% रही, जून में 9.74% थी। सब्जियों की जुलाई में महंगाई दर 46.59% रही, जबकि जून में 16.47% थी। जून में औद्योगिक उत्पादन -2.2% था, मई में -2.9% था। अर्थव्यवस्था के लिए कहीं से भी गुड न्यूज नहीं आ रही और ऊपर से फूड सिक्योरिटी ने बोझ बढ़ा दिया है। जानकार मान रहे हैं कि इस डर के माहौल में बाजार गिर रहा है। सिक्योरिटी बिल जो कल पारित कर दिया गया लोकसभा में, और उसको चलते हुए हमारा जो हमने जो फिस्कल डेफिसिट हमारी जो एक वरीसम है और एक जो बजट एस्टीमेट और जो टारगेट रखा गया है, शायद मार्केट का ऐसा मानना है कि वो टारगेट हम अचीव नहीं करें और हमारा जो डेफिसिट है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मार्केट का मानना ऐसा है कि ये नेगेटिव न्यूज़ है इकोनॉमी के लिए। संसद में बहस के दौरान सरकार के साथी और विपक्ष सभी ने एक सुर में बिल पेश करने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए थे। अब जब अर्थव्यवस्था की हालत पतली हो गई है तब सरकार खाने की गारंटी लेकर आई है। सवाल यह है कि जब देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तब सरकार को भोजन गारंटी की याद क्यों नहीं आई? क्या सरकार ने इसे देने में देरी नहीं कर दी? और यही है बड़ा सवाल कि अभी जो आर्थिक स्थिति है, ऐसे में ये फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा बिल लाया गया है, क्या ये देरी से तो नहीं लाया गया है और ये देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालेगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद है मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रबोध पांडा जी मौजूद हैं, सांसद हैं सीपीआई के। इसके अलावा हमारे साथ राजू परुलेकर जी मौजूद हैं जो ब्लॉगर हैं, उनसे बात करेंगे। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा के दौरान शरीक रहेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मीम अफजल साहब, आपसे मेरा सवाल, जो अर्थव्यवस्था है देश की, कल आप फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आए हैं, आज जो बाजार की हालत हुई है और मुझसे सवाल कर रही है लेकिन मुझे कोई आवाज आपकी नहीं आ रही है। जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अभी आवाज तो आ रही है। मीम अफजल साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? नहीं आ रही है। मीम अफजल साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। मैं मीम अफजल साहब के पास जाऊंगी। तकनीक गड़बड़ी की वजह से उसे दुरुस्त हम करने की कोशिश करते हैं मीम अफजल साहब, जिसकी वजह से उन्हें आवाज नहीं मिल रही है। लेकिन हमारे साथ जो बाकी मेहमान है, पहले मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर मैं मीम अफजल साहब के पास जाऊंगी। प्रबोध पांडा जी, सरकार कह रही है कि हम एक प्रो पीपल, लोगों के लिए एक अहम बिल है, उसको लेकर आए हैं, इससे फायदा होगा। लेकिन कल बिल आया है, आज बाजार की जो हालत हुई है, क्या इसका बुरा असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर? उसको लेकर क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं।
न वो जो खाद्य सुरक्षा बिल कल चर्चा हुई ये सदन में, इसमें कुछ खामियां है। हम लोगों ने तो बहुत सुधार दिया और बहुत विरोधी दलों से भी बहुत सुधार आया, मगर इसको नहीं माना ये सरकार ने। नहीं प्रभु जी, लेकिन पहले सवाल है प्रभु जी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, या अर्थव्यवस्था की जो अभी हालत है वैसे में इस बिल को देरी से लाई है सरकार? ये तो देरी से लाया है और इसको सहमत होना चाहिए था। कुछ जो सुधार जितने बहुत गंभीर, बहुत गुरुत्वपूर्ण जो सभा था, ये सुधार को भी उनको मानने का जरूरत था। नहीं माना। सवाल ये उठ रहा है कि इस पर जो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, उसके कारण बाजार में अंदेशे का माहौल है, संदेह का माहौल है और अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो और ज्यादा हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आपको ऐसा लगता है? हमको ये लगता है इसमें जो आत्महत्या हो रही है, ये आत्महत्या ये चलेगा, इसको कैसे रोका जाएगा? क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा बिल में जो कहा गया, ये 5 किलो अनाज देंगे, मगर ये 5 किलो अनाज में क्या होगा? कोई इंसान को बचने के लिए कम से कम महीने में 15 किलो 14 किलो अनाज चाहिए था। तो मतलब आप चाहते हैं तो और सब्सिडी और ज्यादा होनी चाहिए आपके मुताबिक। तो शंकर अय्यर हमारे साथ जुड़ गए, शंकर से जानते हैं आर्थिक मामलों की आईसीएमआर का। जी शंकर, क्या अर्थव्यवस्था पर इसका असर, क्योंकि आज ही जो बाजार का हाल हुआ है और पहले से भी जो अर्थव्यवस्था की हालत है, क्या सरकार इसे देरी से लाई है? क्या ये जो सवाल उठा है वो सही है? एक तो देरी से लाया है। मैं शंकर से प्रबोध जी, शंकर जी से मैं जानना चाहूँ। राजनीतिक टाइमिंग है, पॉलिटिकल टाइमिंग है। एक तो देरी से ले रहा है, 2 है ये एडिक्वेट नहीं है, 3 है ये ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग को ये बाजार में जाने के अनाज खरीद करना पड़ेगा। पांडा जी, शंकर अय्यर हमारे साथ मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। जी शंकर। ना मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरा जो मुद्दा है जी, आपकी बात सुनी हमने। पॉलिटिकली होती है सुमेरा, आप चुनाव के आगे पीछे ही लेंगे जी। ना ये तो लगता है कि ये चुनाव का सुरक्षा के लिए ये जो कानून बना है जी, खाद्य सुरक्षा कानून नहीं जी। शंकर आप बोले, चुनाव सुरक्षा कानून बन गया। खाद्य सुरक्षा कानून होने के लिए, ठीक है सुमेरा, मैं जो सही होने के लिए जो राजनीतिक टाइमिंग है तो नहीं माना, वो इम्पोर्टेंट है और वो पार्टी ने जो तय किया वैसे ही होगा। अभी जो इकोनॉमी की हालत है वो आज या कल के बिल पास होने या ना होने से नहीं हुई है। इकोनॉमी की जो हालत है वो पिछले 3 साल से कई सारे डिसीजंस जो नहीं लिए गए, पिछले 7 साल में जो इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट नहीं हुआ है, उसके कारण दिखाई दे रहा है। ये जैसे इंग्लिश में कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक है ये, कि आप रातों रात आपने वित्तीय घाटा बढ़ा दिया। रुपये की गिरावट के 3 मूल कारण है। एक, आपका विकास का दर पिछले 27 महीने से गिर रहा है। दूसरा, आपका वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। तीसरा, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो बढ़ रहा है। और कल रात में आपने वित्तीय घाटे को 31,000 करोड़ का इजाफा दिया है। तो मार्केट में निवेशकों के और रेटिंग एजेंसीज के मन में एक संदेह है कि क्या सरकार अपनी सुधार के रास्ते पे चलेगी, अब क्या उनकी बात की साख है, वो जो कह रहे हैं वो करेंगी। तो इसके चलते मार्केट भी रिएक्ट कर गया और रुपया भी रिएक्ट कर गया। जी ठीक, तो इसकी वजह से मार्केट और जो रुपया वो फिलहाल इसका असर इस पर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि लोगों को अंदेशा है, बाजार में लोगों को अंदेशा है। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बाजार तो रिएक्ट कर रहा है, जो हुआ है, जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन क्या राजनीतिक फायदा हो गया है कांग्रेस पार्टी को? वो होता दिखाई दे रहा है आपको? वो करने में कामयाब हुए हैं जो वो चाह रहे थे? क्या आपको लगता है इसका राजनीतिक फायदा उन्हें मिलेगा? नहीं, आप अन्न सुरक्षा की बात कर रहे हैं या आप रुपये गिरावट की बात कर रहे हैं? नहीं, हम खाद्य सुरक्षा बिल जिस समय में लाई है सरकार, अर्थव्यवस्था की जो हालत है ऐसे समय में लेकर आई है, उससे क्या और असर पड़ेगा और क्या देर से लाई है?
इस पर बात कर रहे हैं। पहले तो आजादी को 66 साल हुए, आज रुपए की कीमत भी 66 रुपए हो गई $1 को, और उसमें 56 साल कांग्रेस ने राज किया, और इसके बाद 80% लोगों को खाद्य सुरक्षा देने की यानी बिल लाना पड़ता है। ये कांग्रेस का विनाशकारी अर्थकारण का परिणाम है, और इसलिए हमें समझना होगा कि ये कांग्रेस को ये भी जवाब लोग पूछेंगे कि भाई गरीबी क्यों इतने दिन रही जी। जब 71 में आपने नारा दिया था गरीबी हटाओ, क्यों नहीं हटी? तो लेकिन ये जो काम हो रहा है जी जी इसका फायदा मिलेगा तो ऐसा जिनको लगता है ये फूड सिक्योरिटी वोट सिक्योरिटी नहीं बनेगी, क्योंकि चुनाव तक तो कुछ मिलेगा नहीं लोगों को। ठीक है प्रकाश जी, आज मिल रहा है अंत्योदय अन्न योजना उतना ही शुरू हुआ हरियाणा और आप ये कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी से वोट सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी, और आप ये कह रहे हैं कि ये फिर लाने की जरूरत क्यों पड़ी, उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो इतनी खराब है, क्यों लाने की जरूरत पड़ी? तो फिर आपने भी तो समर्थन किया है ना, आपने भी तो कहा कि आपने भी तो कल उसका समर्थन किया बिल का, तो फिर वो समर्थन क्यों किया? आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि ये उनके हक में नहीं है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, तो नहीं होना चाहिए। सब बड़ा सवाल ये जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या भोजन की गारंटी देने में सरकार ने देर कर दी। हमारे साथ सभी मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बने हुए हैं। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, क्या सरकार ने देर कर दी? जिस तरह की अर्थव्यवस्था की हालत अब है, ऐसे समय में आप ये खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आए हैं। देखिए सुमेरा जी, एक तो मैं इस गलतफहमी को दूर कर दूं कि इसको हमने करने में देर की है। मेरे पास पूरा डेट वाइज एजेंडा है, इसमें 77 डेट्स हैं। 4, 6, 9 यानी 4 जून 2009 से हमने इस प्रोसेस को शुरू किया जब प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया था, और 5 से 10 के दरमियान में हमने सर्कुलेशन कर दिया था कंसेप्ट नोट का। उसके बाद ये मुसलसल कंसल्टेशंस, स्टेट्स को भेजना, स्टेट से रिस्पॉन्ड मांगना, इस तरह का जो जैसे कल भी पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने नहीं अफजल साहब, ये तो पूरी प्रक्रिया थी, ये तो पूरी प्रक्रिया थी जिसमें बहुत समय लगा, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत भी इस बीच बहुत खराब हो गई। तब जब आप इसे लेकर आए तब तक अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई। तो ये सवाल हमारा है इस समय कि अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब है, ऐसे समय में आप इसे लेकर आए, क्या इसे लागू कर पाएंगे? मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि इसके अंदर हम 90,000 करोड़ रुपया सब्सिडी पहले से दे रहे हैं। 23,000 करोड़ रुपया हम जो वो हैं आपका स्कूलों में जो बच्चों को खाना दिया जाता है मिड डे मील, वो दिया जा रहा है, और 18,000 करोड़ रुपया मिड डे मील, और उसके बाद 18,000 जो ठीक है मीम अफजल साहब, वो तो सब हमें मालूम है, लेकिन ये चीजें ऐसे ही नहीं रहने वाली है ना। करोड़ रुपया ये बढ़ेंगी, ये आने वाले सालों में बढ़ेंगी। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का इसका क्या असर होगा? दिलाना चाहता हूँ, वो बड़े सवाल है। विजय आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। दिलाना चाहता हूँ जी, अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, मुझसे ज्यादा आपके चैनल से विजय विद्रोही जी ने अभी कुछ दिन पहले जवाब दिया था इसका, और उन्होंने कहा था कि चूंकि गरीब आदमी का मामला है इसलिए आपको सबको परेशानी हो रही है जी। कितनी अदर दूसरी जितने इंडस्ट्रीज को और बहुत सारी चीजों को फैसिलिटीज दी जाती है उस पर कोई एतराज नहीं है। अभी हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब कह रहे थे, विजय विद्रोही हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, इसको वोट के लिए विजय विद्रोही हमारे साथ अभी भी मौजूद है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। विजय आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं। मसली पार्लियामेंट में पास किया है, ठीक है विजय सवाल भी पूछना। विजय कह रहे हैं अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीम अफजल साहब, नहीं, हम तो यही जानना चाह रहे थे कि जब स्थितियां बहुत अच्छी थी तब अगर आप इसको लेकर आते तो आपको नहीं लगता कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बनती और उसके साथ साथ आपके लिए भी वो ठीक रहता। लेकिन ऐसे समय में लाना जबकि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और ऐसे समय में उसमें 30-40 हज़ार करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आना, तो क्या इससे जो बाजार में जो संशय के बादल आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे फिर? देखिए, मैं ये मानता हूं यहां पर कई आर्थिक जानकार बैठे हुए हैं आपके चैनल पर। मेरा ख्याल है ईमानदारी से वो बताएंगे क्या इस बिल की वजह से मार्केट के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। मेरा ये मानना है
कि इसकी वजह से कोई असर नहीं पड़ रहा। जो एक रिसेशन का पीरियड है, जो परेशानी चल रही है, जो चैलेंजेस सरकार के सामने है, वो उसको उस समय तो आपके मुताबिक इसकी वजह से नहीं पड़ रहा, इससे जोड़ना ठीक है, इससे नहीं जोड़ना चाहिए आपके मुताबिक। और अगर ऐसा होता है, मैं एक बात पूछता हूं, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा है तो अब सारी अपोजिशन पार्टियों ने इसको सपोर्ट क्यों किया? ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं शंकर के पास भी जाऊंगी, जो आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं उस पर शंकर के पास जाएंगे, लेकिन प्रकाश जी, शिवसेना ने भी वोट दिया है। मीम अफजल साहब सवाल सीधे आप ही पर उठा रहे हैं कि आप लोगों ने सबने समर्थन किया है, तो ये तो सब बहुत अच्छा है, हम अच्छा फैसला कर रहे हैं, हमने अच्छे समय पर किया है, आप लोग सबने समर्थन भी किया है इसका, वरना आप लोग समर्थन ही क्यों करते हैं? नहीं, एक तो पहले आपका मुझे ठीक सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आपने पूछा कि आप सब लोगों ने समर्थन क्यों किया जी। तो हम आज भी विरोध कहां कर रहे हैं जी? हम तो कह रहे हैं कि आप साहब, मैं आपका समर्थन को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि आपने समर्थन किया। मीम अफजल साहब सुन लेते हैं, आवाज खुशी है कि आपने सपोर्ट किया। जी ठीक है, ठीक है, आवाज भी ठीक नहीं जा रही प्रकाश जावड़ेकर जी तक, उनकी बात सुन लेते हैं। प्रकाश जी, मीम अफजल साहब बात कर रहा हूँ, ठीक है, मीम अफजल साहब ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। सुन लीजिए, पहले तो खाद्य सुरक्षा की शुरुआत 1998 में 2.5 करोड़ परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना अटल जी ने शुरू करी और उसमें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिया, 35 किलो दिया। इन्होंने वही स्कीम का एक्सटेंशन किया, सिर्फ 35 का 25 किया। अब दूसरी बात यह है कि आगे चल के हमने छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सफल प्रयोग करके दिखाया जनता को कि भाई 35 किलो अनाज भी मिलेगा, 90% लोगों को मिलेगा, 1 रुपए में चावल देंगे, उसके साथ 5 रुपए में दाल देंगे, 10 रुपए में तेल देंगे, 1 रुपए में नमक देंगे, पूरी खाद्य और पोषण सुरक्षा करेंगे और इसी को लागू करो। ये तो कल हमारा संशोधन था जो कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, तो गरीब के विरोध तो वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो गरीब का विरोध वो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि अगर हमारा बिल अच्छा नहीं होता तो आप समर्थन ही क्यों करते, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं अर्थव्यवस्था का कि अर्थव्यवस्था की जो भी हालत है, ऐसे समय में आप इसको लेकर आए हैं तो इससे क्या असर होगा। इस पर इरफान ने कार्टून भी बनाया है, आज के इसी मुद्दे पर जो हम चर्चा कर रहे हैं। इरफान का कार्टून आप देख लें, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह इसमें दिखाई दे रहे हैं, संसद है और मीलों हम आ गए, मीलों हमें जाना है, फूड सिक्योरिटी का जो झंडा है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था नीचे पड़ी हुई है, उसे रौंदते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह। ये कार्टून है इरफान का जो उन्होंने इस मुद्दे पर बनाया है। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ राजू परुलेकर जी भी मौजूद हैं। राजू परुलेकर जी, आपने सुना मीम अफजल साहब को, वो कह रहे हैं कि हम गरीबों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, उन लोगों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। इस वजह से लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। गरीबों की भलाई के लिए हमने ये कदम उठाया, क्या आपको लगता है गरीबों की भलाई के लिए कदम उठाया गया और उन तक इसका फायदा पहुंचेगा? सुमेरा जी, बिल्कुल नहीं। एक तो बात यह है कि ये बिल अगर कल बहस भी देखी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हाथ मिलाकर एक इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अब्यूज किया है और इसका भुगतान जो है वो हम करेंगे 4 साल में। और बेसिकली अब देख रहे हैं हम पृष्ठभूमि पे जो हो रहा है वो तो शुरुआत है, लेकिन ये बिल का अगर अमल किया जाए तो समझ लीजिए कि जीडीपी के 3% कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पकड़ के हमें उसको देनी पड़ेगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और पूरा बिल का जो पैसा है वो कहां से, जीडीपी में से इतना 3% देंगे। और दूसरी बात यह है कि जो सैद्धांतिक ढांचा 1991 में हमने एक्सेप्ट किया था, वो सैद्धांतिक ढांचे को लाने में हमारे प्रधानमंत्री तब अर्थमंत्री थे और वो शुरुआत उन्होंने की थी। वो अर्थमंत्री ने अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उस किसी के सपने के लिए यू टर्न मार लिया है। और बात यह है कि ये पूरे जो बिल का ढांचा है वो एक कम्युनिस्ट सोच है और ये पूरी तरह से 1991 के बाद आज तक जो हमने एक एंटरप्राइज के रूप में हमें आगे बढ़ना सोचा था, ग्लोबलाइजेशन को हमने एक्सेप्ट किया था, उसको हमने यू टर्न मार दिया है। तो समझ लीजिए कि ये इतना विपरीत काम किया है और उसमें बीजेपी भी शामिल थी। कल मैंने लोकसभा में पूरी बहस देखी, बीजेपी भी शामिल है और उन्होंने मिलकर हमने 4 साल में इस देश के लिए बहुत, अगर प्रामाणिकता से इसको अमल में लाने की कोशिश की जाए इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मीम अफजल साहब जो आप कह रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते। मीम अफजल साहब जी, आपकी प्रतिक्रिया। मीम अफजल साहब क्योंकि इत्तेफाक नहीं रखते जो आप कह रहे हैं उससे।
मीम अफजल साहब, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं उन्होंने यूटर्न ले लिया, 91 में जो आर्थिक सुधार किए उससे पलट गए वो सोनिया गांधी के सपने के लिए। 3% जीडीपी है, जहां तक मुझे इल्म है ये सिर्फ 1 जीडीपी इसका असर है। दूसरी बात ये कि आपने कहा ये कम्युनिस्ट पॉलिसी का असर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां सोशलिज्म का नाम बहुत लेते हैं लोग, लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं। आप पूंजीपतियों को और बड़े लोगों को फायदा देने के लिए तो तैयार हैं, नहीं तो वो भी तो आपकी सरकार दे रही है ना। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं। मीम अफजल साहब, 1 लाख गरीबों को कौन दे रहा है? मेरी बात सुनिए, वो भी आप ही दे रहे हैं। 1,03,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी दे रहे हैं। 1,24,000 करोड़ रुपया चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30,000 करोड़ पावर्टी है। रुपया आप संपत्ति का निर्माण किए बिना संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। आप इकोनॉमिक्स के बेसिक नियम को कुछ अब्यूज नहीं कर सकते। आप संपत्ति को क्रिएशन ऑफ वेल्थ नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आदमी के लिए सारी इकोनॉमी आपकी समझ में आती है। गरीबों को अमीर नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी को आप गरीबों को अमीर नहीं कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए देने से लेकिन गरीब आदमी को आप नौकरी नहीं दे रहे ना। गरीब आदमी के लिए आप खाना और महंगा करते जा रहे हैं और उसके बाद फिर उसको खाद्य सुरक्षा बिल लेकर दे रहे हैं, उसके जरिए आप उसको खाना दे रहे हैं। शंकर गरीब आदमी को हम लोगों ने रोजगार दिया है, ठीक है, मनरेगा के तहत रोजगार दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं दिया ना। आप उसे छोटे छोटे काम देते हैं, सड़क ठीक करने के लिए, पेड़ उखाड़ने के लिए, ये इस तरह का काम आप उसे देते हैं। शंकर, अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कहना है मीम अफजल साहब का। क्या अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा हालत है उसमें और बोझ नहीं डालेगा ये बिल? सुमेरा जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मीम अफजल साहब, मैं आती हूँ आपके पास। शंकर की बात सुनते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आपकी प्रतिक्रिया लूंगी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। इस पर थोड़ा और असर पड़ेगा जी तो गरीब आदमियों के लिए हमें इसको बर्दाश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है शंकर, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया? आप नईम अफजल साहब आपने बोल लिया, हम बोले? जी बोले शंकर। जरूर। अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो कल जो हुआ उसके कारण नहीं हुआ, पिछले 5 साल से जो नहीं हुआ उसके कारण है। गुड। अब बार बार ये जताया जाता है कि अमीरों को एग्जम्पशन दिया जा रहा है। पहले तो सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, जो सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स में और सर्विस टैक्स में जो एग्जम्पशन दिया जाता है वो कांग्रेस की सरकार जो सेंटर में है वो दे रही है। इनमें हिम्मत है कि एग्जम्पशन विड्रॉ कर दे? इनमें हिम्मत है कि कैपिटल गेन्स टैक्स वापस लगा दे? इनमें हिम्मत है कि डिविडेंड टैक्स वापस लगाएं? इनमें हिम्मत है कि जो 52 फोर्ब्स बिलियनर्स हैं जिनकी कुल पूंजी 20 लाख करोड़ के ऊपर है उन पर रियल एस्टेट टैक्स और वेल्थ टैक्स लगाएं? इन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल इसलिए लाया क्योंकि पिछले 6 साल से इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाए और इन्फ्लेशन फूड प्राइसेस में सबसे ज्यादा थी, डबल डिजिट 5 साल से है। हर 3 महीने में कहते रहे कि अभी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और अब ये सरकार जब 2004 में आई थी तब 80,000 करोड़ सरकारी बोरोइंग था। इस साल 5,60,000 करोड़ बोरोइंग है। ये जो उदारता है ये उधार पर है। जी मीम अफजल साहब, जवाब दें आप इसका कि ये सारे कदम जो आप कह रहे हैं ना अमीरों को दिया जाता है वो तो आपकी सरकार ही दे रही है, उसको तो आप ले नहीं सकते और गरीबों को देने के लिए आपने ये रास्ता चुना। सारे सवाल मुझसे पूछे जी। इस देश के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर बैंकों का नेशनलाइजेशन किसने किया? प्रीवी पर्स किसने खत्म किया? नहीं मीम अफजल साहब, लाइसेंस राज किस सरकार ने खत्म किया? हम अभी की बात कर रहे हैं। जनता पार्टी ने खत्म किया? नहीं, हम अभी की बात करें। आपके तो पिछले 5 साल में क्या किया है? अगर उसकी बुनियाद पर जो हम एक लिबरल इकोनॉमी को लेकर के आए थे, अगर उस तजर्बे में कोई कमियां रही हैं तो उसको दूर करने का काम भी करेंगे। तो एक बड़ा सवाल यही तो उठता है मीम अफजल साहब, राज भी आपने ज्यादा किया, बड़ा सवाल यही उठता है कि भी आप ही जिम्मेदार हैं। 91 में आपने देश में आर्थिक सुधार किए, उसके उन आर्थिक सुधारों का फायदा किसको मिल रहा है? जी। उन आर्थिक सुधारों के करने के बावजूद आज स्थिति यह है कि देश की 67% आबादी को आपको फूड सिक्योरिटी बिल देना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है ना।
मैं विजय जी सिस्टम में कमी को नहीं नकार रहा हूं, लेकिन मैं एक बात तो आपको कहूंगा जी, 1991 में मैं पार्लियामेंट में था और नई इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी तो हम लोग भी सोचते थे कि हमारे यहाँ इससे उद्योग खत्म होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। आप जानते हैं 1991 में देश की क्या हालत। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तब आपने एक नई पहल की थी, जी की सरकार, अब आप एक नई पहल कर रहे हैं, अब आप एक नई पहल कर रहे हैं। ठीक है, देश की हालत सुधरी है। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी 1991 में आर्थिक सुधार किए, मीम अफजल साहब उसकी दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं हम ही ने नई पहल की है, हमने नई शुरुआत की है, ये एक और नई पहल हम कर रहे हैं। क्या सवाल जरा दोबारा? 1991 में उसने उसको कंटिन्यू किया। 1991 में आर्थिक सुधार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया और उसका फायदा फिर आप लोगों ने भी उठाया, लोगों ने उठाया, देश के लोगों ने उठाया, तो इसलिए खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आए हैं, तो ये भी एक नई पहल है, इससे भी देश के लोगों को फायदा होगा, ये कह रहे हैं मीम अफजल साहब का, ये तर्क है उनका। क्या आप सही मानते हैं सर? 91 में जो सुधार हुए उसकी प्रशंसा जो कर रहे हैं उनको ये कहना पड़ेगा कि इंदिरा जी के समय और नेहरू जी के समय से जो अर्थनीति कांग्रेस ने स्वीकार की थी वो गलत थी, वही तो हम कह रहे हैं। तो ये आज आपने भी माना, बहुत अच्छा हुआ। हमने ये नहीं कहा, हमने हमेशा नहीं, लेकिन मैं उसका अर्थ वही है, जगह दी और इस देश को तरक्की की राह पर लगाया, उसका अर्थ वही है भाई। आप याद कीजिए कि जब नेहरू जी थे और भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया था जी, मैंने मीम अफजल साहब, प्रकाश जी जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं वो ये कि देश में हर नई और अच्छी पहल उन्होंने की जिसका देश ने फायदा उठाया, तो खाद्य सुरक्षा बिल वो लेकर आए हैं, ये एक नई और अच्छी पहल है जिसका फायदा देश की ज्यादातर जनता को होगा। क्या आप ये मानते हैं कि नई और सब अच्छी पहल उन्होंने की है और उसका फायदा भी हुआ है? आप मुझे पूछ रही है? जी जी प्रकाश जी। हाँ, तो बात सुन ले, वो तो 91 का सुधार जिसे कहते हैं वो नरसिम्हा राव की एक लीडरशिप थी। आज लीडरशिप नहीं है। उस समय अर्थमंत्री जो थे वो मनमोहन जी थे, तो सबने कहा कि मनमोहन जी की ये सब सुधार है जी, लेकिन अब मनमोहन जी प्रधानमंत्री बन गए तो भी पूरा कुधार हो रहा है, पूरा उल्टा चल रहा है अर्थव्यवस्था का, क्योंकि ये जो चैलेंज है वो मीट करने के लिए जो राजनीतिक नेतृत्व चाहिए उसकी कमी है। अब बात यह है कि जो लोगों को रोजगार दे और जो लोगों को पूरा शिक्षा दे और स्किल्स दे, ये सरकार का एक्चुअली काम है। सरकार का ये काम नहीं कि आपको डब्बा लाकर दे, आपको बाल्टी लाकर दे, आपको ये लेकर दे, वो नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आपकी सरकार कर रही है छत्तीसगढ़ में, जिसकी आप तारीफ करते हैं, और शिक्षा देकर पूरा अच्छी तरह से लेकिन आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में यही कर रही है, नमक देती है, तेल देती है, दाल देती है, चावल देती है, आपकी सरकार तो यही छत्तीसगढ़ में कर रही है जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चावल के खिलाफ हैं नहीं, ये ऐसा है जो छत्तीसगढ़ 50 साल कांग्रेस के राज में रहा और जहां बहुत ही आदिवासियों की दयनीय स्थिति थी, तो उसको हमने ऐसा सुधारा कि 10 साल में सबके हेल्थ में फर्क हुआ, आपने उन्हें स्किल्स दिए, शिक्षा में फर्क हुआ, किसान 1 मिनट जहां 5 लाख टन ही केवल आता था, वो आज 50 लाख टन आ रहा है, तो किसान भी खुश है। शंकर, चुनौतियां बहुत सी हैं सरकार के सामने अभी भी, क्या आपको लगता है सरकार उन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है? क्योंकि अभी तक तो वो अहम फैसले लिए नहीं गए, आप जो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल के दौरान जो फैसले नहीं लिए उसका असर अब हम देख रहे हैं, तो क्या अब वो उन चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है, उसका सामना करने के लिए तैयार है? मुझे तो इसका कोई सुराग नहीं मिला है, कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है कि वो चुनौतियों से लड़ने जूझने में लगे हुए हैं। 7 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, जो डिसीशंस क्लियरेंसेस के होते हैं, जिन बिल्स की इनको पारित करना, तो सारे बिल्स अटके हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन एक बात सही है कि इनको फिस्कल डेफिसिट संभालना पड़ेगा, क्योंकि रेटिंग एजेंसी अगर इकोनॉमी को डाउन रेट कर दे तो इनकी पार्टी जंक रेट हो जाएगी, तो इसलिए ये किसी तरह संभाल के कर लेंगे। पिछले साल जब सितंबर में रेटिंग एजेंसीज ने धमकी दी थी तब 1 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट कम किया गया। अब फिर इस बार 50-60 हजार करोड़ की जो
कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इन सब पर कटौती होगी। और चूंकि ये चुनावी साल है, कुछ और स्कीम्स भी आने की संभावना है जी। तो रुपया, मार्केट, आर्थिक विकास सारे वहीं के वहीं फंसे हुए हैं ये राजनीति के दलदल में। ठीक है मीम अफजल साहब, ये सबसे अहम बात है क्योंकि आपने बिल पास कर लिया, अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, वो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन सरकार उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार भी नहीं दिख रही है ना। आप उसके लिए भी अहम कदम नहीं उठा रहे। जो चुनौतियां आपके सामने हैं, उन चुनौतियों से कैसे आप निपटेंगे? क्या संकेत दे रहे हैं आप बाजार को? सुमेरा जी, हम बराबर जो चैलेंज है उसको फेस कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे फेस कर रहे हैं मीम अफजल साहब? वक्त का हवाला देते हैं जब अहम बिल पास नहीं हो रहे हैं आपके, जा रहा है ऊपर, लेकिन सुन लीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अहम आपकी दुनिया में रिसेशन हो रहा था, फैसले लेने वो आप नहीं ले रहे। दुनिया में रिसेशन हो रहा था, एफडीआई की मुखालफत किसने की? उस वक्त हमारी इकोनॉमी, आज भी हमारी इकोनॉमी मजबूत है, ये हमको बहुत सारे जानकार बताते हैं, इकोनॉमी आज भी हमारी मजबूत है। लेकिन अभी जिस तरीके से ये हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई तारीफ नहीं करता है इस बात की कि जब सारी दुनिया के अंदर रिसेशन था और लोगों की नौकरियां जा रही थी, हिंदुस्तान अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, लोग तारीफ कर रहे थे पूरी दुनिया में, उसका कोई जिक्र नहीं करते हमारे। लेकिन मीम अफजल साहब उसके बाद से आपने जो अहम फैसले आपकी सरकार को लेने थे वो आपने नहीं लिए हैं, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। वो अहम फैसले आप कब लेंगे? उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या आप तैयार हैं? वो नहीं दिखाई दे रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ठीक वक्त पर फैसले लिए हैं और लेते रहे हैं और आज भी हम फैसले ले रहे हैं जी। अभी 3 दिन से रुपए का कोई जिक्र नहीं था, आज 2 रुपया गिरा है तो फॉरेन टेलीविजन पर बहस शुरू हो गई जी। अभी 3 दिन से जो रुपए का रेट गिर रहा था, यानी तो आपके मुताबिक आप सब अहम कदम उठा रहे हैं, उस वक्त किसी ने जिक्र नहीं किया। हमारे साथ जो बाकी मेहमान हैं, आखिर में मैं उनसे जानना चाहूंगी, देखिए पांडा जी संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। किया जाएगा। मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कदम उठाने चाहिए हम उठा रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए ये सरकार जो कदम उठाना चाहिए था सरकार की ओर से, ये कदम नहीं उठा रहे हैं। उनका जो कदम है, ये कदम है उदारीकरण कर पक्ष में उनका जो कदम है ये बहुत खतरनाक कदम है। मगर ये आम आदमी के लिए जो कदम उठाना का जरूरी था, ये ठोस कदम ये नहीं उठा रहे हैं। ये गलत उनका तरीका है। लेकिन वो तो उदारीकरण के कदम भी नहीं उठा पा रहे हैं ना। ये बड़ा सवाल है कि वो किस दोनों नैया में सवारी कर रहे हैं और किसी की भी सवारी ठीक से नहीं कर पा रहे। कुछ आप सजेशन दें, क्या कदम उठाने चाहिए? जी ठीक है, राजू परुलेकर जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगी इस पर प्रतिक्रिया कि क्या सरकार जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं चुनौतियों का सामना कर रही है? देखिए, ये इकोनॉमी कोई खिलौना नहीं है, उसका एक इंटीग्रेटेड थॉट होता है। अब कल मैंने बहस भी देखा तो मुझे ये बहुत दुख हुआ कि कोई अर्थशास्त्री ऐसा नहीं था वहां लोकसभा में जो ये कहे, सच और साहस के साथ कुछ कह सके, और जो था वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने तो पक्ष में रखा था, बिल ही उन्होंने रखा था उनकी पार्टी ने। बात यह है सिर्फ मेरे लिए, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्टी करने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं, आप प्रोडक्टिव कोई चीज ही नहीं है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही है, तब हम अच्छा रहे तो हम लोग अच्छे रहे, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक रही। इसका मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था कोई खिलौना है। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्टी की तरफ कदम डाल रहे हैं और ये बिल 4 साल बाद हमें पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा देगा अगर उस पर अमल किया जाए। तो यही बड़े सवाल है कि अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में एक और बोझ सरकार की तरफ से डाला गया और जो चुनौतियां सरकार के सामने हैं उससे भी निपटती सरकार नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर आगे आने वाले समय में उससे अर्थव्यवस्था को कितना और नुकसान होगा, क्योंकि सरकार उन चुनौतियों से अगर नहीं निपटेगी तो उसका असर भी साफ तौर पर अर्थव्यवस्था पर ही दिखाई देगा, जो अभी भी दिखाई दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।